हेलो गाइस, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी ख़त्म हो चुका है। उसमें आपने बहुत कुछ सीखा, समझा, जाना और ये जाना आपने कि लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है और किसी भी समाज या राष्ट्र को सफलतापूर्वक संचालित होने के लिए सभी समूहों, समाज के सभी पक्षों का सत्ता में साझेदारी का होना आवश्यक है। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति द्वितीय के आपके सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संघवाद, फेडरलिज्म। संघवाद क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जिसे आपको समझना है। देखिए, 193 कंट्रीज में 25 कंट्रीज, 193 कंट्रीज में, विश्व के सिर्फ 25 कंट्रीज में संघवाद है, फेडरलिज्म है। समझ रहे हैं आप? 193 देशों में से सिर्फ 25 देशों में संघवाद है, यानी कि संघीय शासन प्रणाली है। और मज़ेदार बात यह है कि इन 25 देशों में दुनिया की 40% पॉपुलेशन रहती है। 25 देशों में दुनिया की 40% पॉपुलेशन रहती है जो कि संघीय शासन प्रणाली अपनाए हुए है। तो आप लोगों को ये जानना जरूर है कि संघीय शासन प्रणाली होती क्या है और संघीय शासन प्रणाली के विपरीत कोई और भी शासन प्रणाली होती है जिसको अपनाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में जानना ज़रूरी है और इन्हीं सब चीज़ों को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। संघीय शासन प्रणाली को स्टार्ट करने से पहले हमने पिछले चैप्टर में आपको शासन व्यवस्था के कई रूपों से परिचित कराया था, जिसमें एक सबसे पहला हॉरिजॉन्टल फॉर्म था और दूसरा वर्टिकल फॉर्म था। हम यहाँ पर फिर से उस वर्टिकल फॉर्म को आपको याद दिला रहे हैं, जिसमें कि केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन हुआ करता है। स्थानीय शासन, जिसमें जिला पंचायतें और नगर पालिका वगैरह आती हैं। तो ये वर्टिकल फॉर्म है। हम संघवाद पर जब चर्चा करते हैं तो हम इसी वर्टिकल फॉर्म पर हम आगे डिस्कस करेंगे। संघवाद क्या होता है, संघीय शासन प्रणाली क्या होती है, इसे जानने के लिए और इसे समझने के लिए हम पुनः आप लोगों को बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण को याद कराएंगे। बेल्जियम में आप लोगों को शायद याद होगा कि बेल्जियम में शासन प्रणाली में सत्ता की साझेदारी की गई थी और उसमें राज्यों को भी अधिकार दे दिए गए थे। 1993 के बाद वहाँ काफ़ी कुछ बदला और इसी बदलाव का परिणाम था कि वहाँ केंद्र ने राज्यों को भी अधिकार दे दिए शासन चलाने के। वहीं श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका में ऐसा नहीं था। श्रीलंका में सारी ताकत सिंहलियों ने अपने पास रखी थी, जबकि तमिल ये चाहते थे कि उनको भी सत्ता में साझेदारी मिले। यानी कि तमिल ये चाहते थे कि संघीय शासन प्रणाली हो। अब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न आया कि संघीय शासन प्रणाली आखिर होती क्या है। प्यारे बच्चों, दो तरीके की शासन प्रणाली होती है, एक एकात्मक शासन व्यवस्था और एक संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था को हम फिर बाद में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 193 देशों में से 25 देशों में, जिसमें दुनिया की 40% पॉपुलेशन रहती है, उसमें संघीय शासन व्यवस्था है।
तो इसमें कुछ ना कुछ खास बात होगी तभी है। पर संघीय शासन व्यवस्था को समझने से पहले हम उसके विपरीत एक और शासन व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे जो कि श्रीलंका में प्रचलित थी, जिसका नाम है एकात्मक शासन व्यवस्था। तो दो तरह की शासन व्यवस्थाएं हैं, आप यहाँ ये नोटिस करिए। एक है एकात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी है संघीय शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था इसमें कॉमन है, एकात्मक और संघीय शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था आप यहां चाहें तो लिख सकते हैं समझने के लिए, ये दोनों में कॉमन है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, एकात्मक और संघीय शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में जो अधिकार होते हैं, इसे आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में हम इस वर्टिकल फॉर्म के परिप्रेक्ष्य में आप दोनों को ये शासन व्यवस्थाएं समझाएंगे कि किसी भी देश में सामान्य शासन पूरे देश पर करने के लिए, राष्ट्रीय महत्व के उस पर शासन करने के लिए केंद्र होता है और उसमें राज्यों को भी शक्तियां दे दी जाती हैं अपने अपने राज्यों में शासन चलाएं। तो इसमें राज्य भी होते हैं और स्थानीय शासन भी होते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एकात्मक शासन व्यवस्था की। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र के पास ही सारे अधिकार होते हैं, या तो राज्य उसमें होते नहीं हैं एकात्मक शासन व्यवस्था में, और राज्य होते भी हैं तो उनके पास कोई अधिकार नहीं होते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए अच्छे से कि एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र के पास ही सारे अधिकार होते हैं। किसके पास होते हैं? केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार के पास सारे अधिकार होते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था में, और राज्यों को कोई स्वतंत्रता नहीं मिलती है शासन चलाने की। ये आपने कहाँ देखा? श्रीलंका वाले एग्जाम्पल। एकात्मक शासन व्यवस्था में राज्य या स्थानीय शासन बिना केंद्र की परमिशन के कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनको कोई स्वतंत्रता ही नहीं है। वहीं अगर हम बात करें संघीय शासन व्यवस्था की, तो संघीय शासन व्यवस्था में अधिकार जो होते हैं वो किसके पास होते हैं? संघीय शासन व्यवस्था में अधिकार, संघीय शासन व्यवस्था में अधिकार केंद्र के पास भी होते हैं और राज्य के पास भी होते हैं। ये डिफरेंस है कोर, इसमें आप समझिए इस चीज को कि एकात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ केंद्र सरकार के पास अधिकार होते हैं और संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों के पास अधिकार होते हैं, जैसा कि आपने बेल्जियम वाले केस में समझा। बेल्जियम वाले केस में समझा। तो ये है एकात्मक शासन व्यवस्था और ये है संघीय शासन व्यवस्था। ये पावर शेयरिंग के बेहतरीन नमूने हैं। भारत में संघीय शासन व्यवस्था प्रचलित है, आप लोगों को मैं बता दूं। तो संघीय शासन व्यवस्था कौन सी शासन व्यवस्था होती है? जिसमें अधिकार जो होते हैं वो केंद्र और राज्य दोनों के पास होते हैं और दोनों को ही अपनी अपनी गवर्नमेंट चलाने का अधिकार होता है। कोई किसी पर अपनी मनमर्जी नहीं थोपता। केंद्र को कुछ राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर डिस्कस करने और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो संघवाद में आप लोगों ने ये समझा कि संघवाद क्या होता है। हम इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि संघवाद क्या होता है और संघवाद के क्या क्या फीचर्स हैं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है संघवाद। संघीय शासन व्यवस्था
संघीय शासन व्यवस्था के क्या क्या फीचर हैं? सबसे पहला फीचर है इसमें कि दो स्तरीय शासन व्यवस्था होती है। दो स्तरीय शासन व्यवस्था होती है। अब दो स्तरीय शासन व्यवस्था कौन सी हो गई भाई? जाहिर सी बात है, एक केंद्र और एक राज्य। स्थानीय शासन हो सकता है, लेकिन दो मुख्य होते हैं, केंद्र और राज्य, संघीय शासन व्यवस्था। इस बात को आप समझिए। और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो इसका जरूरी ये है कि केंद्र जो होता है वो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ध्यान देता है। राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कौन ध्यान देता है? केंद्र। राष्ट्रीय महत्व के विषय कौन से होते हैं? जैसे डिफेंस है हमारे यहाँ, पूरे देश की जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो पड़ोसी मुल्कों से, तो केंद्र की जिम्मेदारी होती है जल सेना, थल सेना और वायु सेना के मामले में कि वो अपने पास पावर रखे। तीनों सेनाओं की कमांड केंद्र सरकार के पास होती है, राज्य सरकारों के पास ये पावर नहीं होती है। तीसरा है, राज्यों को स्वतंत्रता दी जाती है। राज्यों को शासन चलाने की अपने स्तर पर, जैसी भी राज्य में, किसी के राज्य में जैसी भी कंडीशन हो, उस राज्य को अपने हिसाब से शासन चलाने की स्वतंत्रता दी जाती है। राज्यों को शासन चलाने की छूट या स्वतंत्रता, राज्यों को शासन चलाने की छूट दी जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें केंद्र राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ध्यान देता है और राज्य को अपना शासन चलाने के लिए छूट दे दी जाती है। ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो ये है कि दोनों सरकारें स्वतंत्र काम करती हैं। केंद्र अपना स्वतंत्र काम करेंगे और राज्य अपना स्वतंत्र काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात इसमें यह भी समझने की है कि दोनों सरकारें जवाबदेह किसके प्रति होती हैं, जब अकाउंटेबल किसके प्रति होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में राज्य या स्थानीय सरकारें सिर्फ केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती हैं। केंद्र सरकार ने जो ऑर्डर दे दिया एकात्मक शासन व्यवस्था में वही होगा, राज्यों को कोई डिसीजन लेने की वो नहीं है, परमिशन। लेकिन संघीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स। संघीय शासन प्रणाली में जनता के प्रति जवाबदेही होती है, दोनों की, केंद्र की या राज्य की। केंद्र हो या राज्य, ये जवाबदेह होते हैं किसके प्रति? जनता के प्रति। जवाबदेह, जवाबदेह समझते हैं आप लोग? जवाबदेह क्या होता है? जवाबदेह का मतलब होता है कि जब हमें कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद उनको बताते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। इसे जवाबदेह कहना होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत में सारे मंत्री किसके प्रति जवाबदेह हैं? जनता के प्रति, संसद के प्रति। हमने आपको बताया था, तो विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो ये आप समझिए कि संघीय शासन व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उन्हें आप समझने की कोशिश करिए कि दो स्तरीय शासन व्यवस्था होती है, एक केंद्र होता है और एक राज्य होता है, और राष्ट्रीय महत्व के विषय पर निर्णय केंद्र लेता है और राज्यों को शासन चलाने की छूट दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई बड़ा देश होता है तो उसमें बहुत सारे धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग हो सकते हैं हर राज्य में। जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, अब और कर्नाटक है, वहाँ तमिलनाडु है। तो यहाँ आप देखते होंगे विभिन्न भाषाओं के लोग हैं और इनको शासन चलाने की इनके जाति, इनके बोली और उनके आधार पर छूट है पूरी तरह से, कुछ मुद्दों को छोड़कर जो राष्ट्रीय महत्व के हैं।
जब राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की बात आती है तो केंद्र अपने हाथ में शक्ति ले लेते हैं और तब राज्यों के पास शक्ति नहीं होती है। लेकिन राज्यों को कैसे चलाना है इसकी पूरी की पूरी छूट राज्यों को होती है और राज्य और केंद्र दोनों ही जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। ये बात आप समझने की है और इसे आप अच्छे से समझिए, ठीक है। आपके बुक में एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी बुक में ये संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को दे रखा है, जैसे हम डिस्कस करेंगे आपके सामने और इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ये आप लोग नोट कर लें, कोई इशू नहीं है, बढ़िया आप लोगों को समझना है। लेकिन ये विशेषताएं बहुत ज़रूरी हैं बुक की, जो हम समझाएंगे आप लोगों को। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो सकती है थोड़ी सी। यहाँ सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली हो सकती हैं, जैसा कि हमने बताया आपको संघीय सरकारों का। ये पेज नंबर आपका 15 है, इस पर आप देखिए कि यहाँ सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली हो सकती हैं। दूसरा है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। बिल्कुल सही बात है। केंद्र को पता है कि उन्हें कर कौन से वसूलने हैं और राज्य को पता है कि उन्हें कर कौन से वसूलने हैं। ओके, नेक्स्ट है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसीलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। जितनी भी सरकारें हैं, केंद्र की हो या राज्य की हो, उनके अधिकार क्लियर कट संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं कि केंद्र क्या क्या कर सकते हैं और राज्य क्या क्या कर सकती है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। सभी के अधिकार संविधान में वर्णित हैं केंद्र और राज्य के, लेकिन अगर फिर भी कोई इंटरेस्ट में क्लैश होता है तो अदालत जा सकते हैं, वहाँ क्लियर कट इन लोगों को अधिकार है। नेक्स्ट है, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। देश की एकता को सुरक्षा करना तथा उसे बढ़ावा देना, साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संघ के रूप में सभी राज्यों को कंट्रोल करने के लिए एक शक्ति है संघ के रूप में, जैसे कि ये संघ मान लो और ये राज्य मान लो, ठीक है ना, ये राज्य मान लो, तो ये कंट्रोल करने की शक्ति है। ये एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं संघ के साथ, लेकिन ये भी स्वतंत्र हैं आपस में निर्णय लेने के लिए, ये राज्य हैं। लेकिन जब कोई बात आती है तो संघ की एकता से बंधे हुए हैं ये छोटे छोटे राज्य, इन सबको स्वतंत्रता है अपना शासन कैसे चलाएं। लेकिन जब कोई बात आती है प्रॉब्लम की या राष्ट्रीय महत्व की, तो संघ अपने हाथ में कंट्रोल रखता है और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखता है। लेकिन ये राज्य अपनी धर्म और संस्कृति की विविधता को संरक्षित रख सकते हैं अपने हिसाब से नियम बनाकर, ये इन्हें खुली छूट है। यही संघीय शासन व्यवस्था का खूबसूरत पहलू है जो कि आपको समझना है। तो एक बात और इसमें हम डिस्कस करेंगे आज कि संघीय शासन व्यवस्था के स्वरूप को गठित करने का कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के स्वरूप को गठित करने के बेसिकली मुख्य रूप से 2 तरीके होते हैं कि सबसे पहले तो सभी देश आपस में मिल जाएं, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आपस में मिलकर एक संघ बना लें और सबकी संप्रभुता बची रहे, सब आपस में स्वतंत्र भी हों और सब एक भी हों। तो संघीय शासन व्यवस्था का ये रूप भी होता है। और दूसरा रूप इसका जो है वो बहुत पॉपुलर है, जो इंडिया में भी है। जब कोई बड़ा देश अपने राज्यों की संस्कृति की विविधता और उसकी रक्षा करना चाहता है तो वो राज्यों को शक्ति दे देता है कि आप जाइए अपना शासन चलाइए आराम से। ये संघीय शासन व्यवस्था का दूसरा रूप होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने समझा कि संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है। हम आगे इसको और एलेबोरेट करेंगे और आपको समझाएंगे संघीय शासन प्रणाली से जुड़े और कई महत्वपूर्ण पहलू। आप इसे पढ़िए और समझिए। थैंक यू।